हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ नेट एंड पीएचडी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज की। आज हम करने वाले हैं 5th वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे राइट टू फ्रीडम। प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीएम्बल, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, 14 टू 18 विद लैंडमार्क केसेस एंड पीवाईक्यूज। आज हम करने वाले हैं आर्टिकल 19 टू 22, जो हमारी बात करता है राइट टू फ्रीडम। Article 19, Protection of certain rights regarding freedom of speech, etc. इसके अंदर हमारे आते हैं A to G, यानी कि हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स। देखो, पहले हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स थे हमारे पास, लेकिन अब वो 6 रह गए हैं। जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, फंडामेंटल राइट की जगह वो हमारा बन गया है लीगल राइट। तो ये याद रखना है कि जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक लीगल राइट है। सब क्लॉज 1 बोलता है 19 का, ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट। अब ये ऑल सिटीजन्स है, मतलब इसमें सिर्फ सिटीजन्स इंक्लूड होंगे, नॉन सिटीजन्स इंक्लूड नहीं होंगे। इसका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस पेपर में बहुत आता है, तो इसका सीक्वेंस भी याद रखना है। सबसे पहले हमें मिला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके बाद हमें मिला है, जब हमें फ्रीडम मिल गई स्पीच और एक्सप्रेशन की, तो हमें मिलता है असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। क्लॉज सी, to form association or union or cooperative societies, move freely throughout the territory of India, reside and settle in any part of territory of India, and अबे जो F क्लॉज था ये हमारा हो गया omitted। अबे कौन से अमेंडमेंट से omitted हुआ? ये हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। सब क्लॉज F जो हमारा वो था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, जो हमारा फंडामेंटल राइट से अब लीगल राइट बन गया है, और ये हमारा अमेंड हुआ थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जी बात करता है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। तो ये हमारे होते हैं 6 फंडामेंटल राइट्स। सब क्लॉज 2 बोलता है नथिंग इन सब क्लॉजेस ए ऑफ क्लॉज 1 shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law in so far as imposes reasonable restrictions। यहां से हमारी शुरू हो जाती है reasonable restrictions। हमें फंडामेंटल राइट्स मिले तो हैं, लेकिन with some reasonable restrictions on exercise of right conferred by the said subclauses in the interest of। अब देखो, जो हमारी reasonable restrictions है वो कौन कौन सी हैं, तो इसका सीक्वेंस भी आ जाता है और इसे ऑप्शंस में भी दे सकते हैं। सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट याद रखना, क्योंकि बहुत लोग ये भूल जाते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हमारा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। डिफॉर्मेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ये हमारी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। टोटली हमारी होती है 7। इसका सीक्वेंस भी याद होना चाहिए। तो देखो, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, स्टेट कैन इंपोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफॉर्मेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये हमारा 1950 का केस। मैंने बार बार बोला है कि हमें केस के ईयर्स याद होने चाहिए, क्योंकि क्रोनोलॉजी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। फ्रीडम टू प्रेस से रिलेटेड ये केस था हमारा, और बोला गया जो फ्रीडम टू प्रेस है वो हमारा कवर होता है अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A, और ये था हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। इस केस में हमारा क्या हुआ? एक्सपेंडेड स्कोप ऑफ पर्सनल लिबर्टी एंड लिंक आर्टिकल 14, 19 एंड 21, जिसे हम बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। LIC वर्सेस मनुभाई डी शाह 1992 का केस है ये। फ्रीडम ऑफ स्पीच इंक्लूड्स राइट टू रिप्लाई एंड सर्कुलेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या इंक्लूड करता है? हमारा राइट टू रिप्लाई एंड सर्कुलेशन। आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ये जो हमारा आर्टिकल है हमें 3 टाइप की प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। जो हमारी फर्स्ट सब क्लॉज है वो हमारा बात करता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस की। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस की बात करता है हमारा सब क्लॉज 1। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड of an
any offense except for the violation of a law in force at the time of the commission of the act charged as an offense, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offense. तो ये हमारी बात करता है कोई भी पर्सन कन्विक्टेड नहीं होगा एक ऐसे एक्ट के लिए that was not an offense when it was done. तो हमारी फर्स्ट प्रोटेक्शन क्या हो गई? नो एक्स पोस्ट फैक्टोस लॉ. तो इसके सब क्लॉसेस में याद होना चाहिए कि फर्स्ट सब क्लॉज हमारी बात करता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज की. जो हमारा सेकंड सब क्लॉज है वो हमारी बात करता है डबल जियोपार्डी की. कोई भी इंसान एक ऑफेंस के लिए 2 बार पनिशेबल नहीं हो सकता है. नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस. एक बार से ज्यादा आप सेम ऑफेंस के लिए पनिश नहीं कर सकते एक इंसान को. थर्ड सब क्लॉज हमारी बात करता है सेल्फ इंक्रीमेशन की. नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ. इस सब क्लॉज से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं. तो यहाँ पे क्या बात हुई है? नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ. तो ये था हमारा आर्टिकल 20. यहाँ पे हमें मिली है 3 प्रोटेक्शन जैसे भी हमने डिस्कस किया. नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट एन ऑफेंस व्हेन इट वाज डन. सेकंड आती है हमारी नो डबल जियोपार्डी, नो वन कैन बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस. थर्ड हमारी आती है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ. फिर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है आर्टिकल 21. यहाँ पे सबको पता है कि यहाँ पे अमेंडमेंट्स भी हुए हैं और इसका स्कोप बहुत ज्यादा वाइड है. प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट according to the procedure established by law. It must be just, fair and reasonable. ये हमारा आया बाय मेनका गांधी केस. एक्सपेंडेड इसमें हमारे राइट कौन कौन से हैं? राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, राइट टू लाइवलीहुड जो हमारा आया थ्रू ओल्गा टेलिस केस, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू प्राइवेसी इसका इंपॉर्टेंट केस है हमारा के.एस. पुट्टास्वामी केस, राइट टू एजुकेशन उन्नी कृष्णा का केस जिससे हमारा ऐड हुआ आर्टिकल 21A. राइट टू स्पीडी ट्रायल जिसका हमारा लैंडमार्क केस है हुसैना खातून का केस. आर्टिकल 21A ये बात करता है हमारी राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार. ये हमारा इंसर्ट हुआ बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 और इसके साथ हमारे जो एसोसिएटेड प्रोविजंस है वो हमारा आर्टिकल 45 एंड 51A सब क्लॉज के. ये दोनों ही आर्टिकल हमारी एजुकेशन की बात करती है. एक हमारा डीपीएसपी में है और एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है. The state shall provide free and compulsory education to all children. यहाँ पे एज ग्रुप याद रखना है 6 to 14 years का हमारा इसमें एज ग्रुप है. In such manner as the state may by law determine. इसके 3 एसोसिएट आर्टिकल्स हैं जो हमारा आर्टिकल 21 है जो बात करता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की. ये हमारा फंडामेंटल राइट. 45 बात करता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये हमारा डीपीएसपी. 51A का सब क्लॉज के हमारी बात करता है फंडामेंटल ड्यूटी की जो हमारी ऐड हुई थ्रू 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ये तीनों ही हमारे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐड हुए. ये बात करते हैं हमारा ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियंस टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है. अब हमारा आता है आर्टिकल 22 दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन सर्टेन केसेस. ये राइट्स किसको दे रहा है? हमारे अरेस्टेड पर्सन को और जो डिटेन हुए हैं उन लोगों को. देखो इस आर्टिकल को आप अपने बेरक से जरूर रीड कर लेना एक बार. इसके अंदर हमारे 7 क्लोजेस हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. तो जो हमारे फर्स्ट 2 क्लॉजेस हैं क्लॉज नंबर 1 एंड 2 ये हमारी बात करता है राइट्स ऑफ पर्सन अरेस्टेड अंडर ऑर्डिनरी लॉ. ये उन राइट्स की बात करता है जो लोग अरेस्ट हुए हैं अंडर द ऑर्डिनरी लॉ. राइट टू बी इन्फॉर्म ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, किस ग्राउंड के बेस पे आपने अरेस्ट किया है वो आप इन्फॉर्म करोगे, ये राइट है.
राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर, लॉयर की रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर हमारा आता है राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट को प्रेजेंट करना होगा अरेस्ट पर्सन को। 22 का क्लॉज 3 से 7 तक जो है हमारे, वो बात करता है हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे क्या जाता है, डिटेनिंग ऑफ अ पर्सन टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम फ्यूचर कमिटिंग अ पॉसिबल ऑफेंस इन द फ्यूचर। यहाँ पे क्या होता है, डिटेन किया जाता है एक पर्सन को ताकि उसे आगे क्राइम करने से रोका जा सके, प्रिवेंट किया जा सके उसे कोई फ्यूचर क्राइम करने से। तो ये हमारी बात करता है आर्टिकल 22, जिसमें हमारे हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो ये थे हमारे आर्टिकल 19 टू 22 जो हमारी बात करता है राइट टू फ्रीडम की। अब इसके PYQs करेंगे। बिफोर द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्रॉपर्टी वॉज, अमेंडमेंट आने से पहले राइट टू प्रॉपर्टी हमारा क्या था, ये था हमारा फंडामेंटल राइट, जो अब हमारा हो गया है लीगल राइट। बिफोर विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्रॉपर्टी वॉज अ फंडामेंटल राइट, तो ये हमारा हुआ था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1978। The Supreme Court observed that parliament privileges are not subject to fundamental rights। ये कौन से केस में ऑब्जर्व किया गया कि जो हमारी पार्लियामेंट प्रिविलेजेस हैं दे आर नॉट सब्जेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स। तो इसका हमारा आंसर था ऑप्शन नंबर 2, MSM वर्सेस श्री कृष्ण सिन्हा। केस जो हमारा वो डील करता है फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस से। असर्शन एंड रीजनिंग, Article 21 expressly incorporates the concept of due process of law। Article 21 expressly incorporate करता है concept of due process of law। Due process of law is an attribute of liberty। तो इसमें से हमें बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। हमारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर हमारे 2 लैंडमार्क केसेस हैं। एक है हमारा AK गोपालन का केस 1950 का, एक है हमारा मेनका गांधी का केस। तो जो हमारा AK गोपालन का केस है, इस केस में बोला गया कि जो आर्टिकल 21 है वो यूजेस करता है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, जैसे अभी हमने रीड किया उसको, एंड नॉट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। लेकिन जो हमारा मेनका गांधी का केस है वहां से जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हुई, जहां हमने अभी पढ़ा कि बोला गया जो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ है इट मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट इंपोर्टेड द एसेंस ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आर्टिकल 21 को यहाँ एक्सपेंड कर दिया गया टू प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो जो हमारा आर्टिकल 21 है जैसे अभी हमने पढ़ा वो एक्सप्रेसली मेंशन नहीं करता है अबाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वो एक्सप्रेसली क्या मेंशन कर रहा है, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी के केस में आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट किया टू इनकॉर्पोरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो यहाँ पे हमारा असर्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये इम्प्लाइडली इनकॉर्पोरेट करता है, नॉट एक्सप्रेसली इनकॉर्पोरेट करता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज एन एट्रीब्यूट ऑफ लिबर्टी, तो ये रीजन जो हमारा वो करेक्ट है। तो इसका हमारा आंसर जो होगा वो 4th होगा, A फॉल्स एंड B ट्रू। यहाँ पे 4th होगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट सेड राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। तो हमारा इसका आंसर है जान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये केस है हमारा 1996 का। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 23 से, और हम एक ही वीडियो में कवर कर देंगे आर्टिकल 32 तक, जहां हम फंडामेंटल राइट्स पूरे कवर कर देंगे, दैट इज पार्ट 3। और उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं डीपीएसपी तो एक सिंगल वीडियो में ही हो जाएगा, और फंडामेंटल ड्यूटीज भी सिंगल वीडियो में ही हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।